Morning to all of you. First of all, I want to say thank you to Dr. Deepa Sharma for this wonderful opportunity, and to thank you to all of you for being present here. The topic we are going to cover today, quite interesting, quite sensitive, and it's an honor. बहुत सम्मान की बात है कि हम टीचर से बात कर रहे हैं, और जब हम बातचीत करेंगे तो हमारा एम क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा एम किसी के मेथड पे क्वेश्चनिंग करना नहीं है, क्योंकि एक टीचर की तरह आप मुझसे कहीं ज़्यादा काम करते हैं बच्चों के साथ, आप उनके साथ कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो कहीं से भी हमारा ये एम नहीं होगा कि हम आपके टीचिंग के मेथड को इम्प्रूव करें। हम बस एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि एक एक्शन का दूसरा किस तरीके से उसको परसीव कर सकता है, उन बातों पे हम बातचीत करेंगे। कहीं से कहीं तक भी किसी की टीचिंग पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। आप सब वंडरफुल हैं। हम सब आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी टीचर की वजह से ही खड़ा हूँ। अगर वो इंसान टीचर नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। तो टीचर्स का रोल सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही कारण है कि हम सुसाइड प्रिवेंशन में टीचर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं सुसाइड की, और ख़ास तौर से इंडिया में सुसाइड की, तो जो सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 65% सुसाइड 8 साल से लेके 30 साल तक के यंग एडल्ट्स कर रहे हैं। 8 साल से लेके 30 साल तक के। अगर आप देखेंगे कि 8 से 30 साल में ऑलमोस्ट 25 साल 20-22 साल टीचर्स के साथ ही निकल जाते हैं, पूरी टाइम में। तो हमें ये पता है कि केवल स्टूडेंट्स के साथ बात करके हम इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते। हमें उसमें क्लस्टर बनाना पड़ेगा, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर 2 लोगों का और इम्पैक्ट है, एक टीचर्स का है और एक पेरेंट्स का है। तो वही उसी एफर्ट में हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो हम थोड़ी बहुत सुसाइड अवेयरनेस की भी करेंगे कि हम क्यों सुसाइड, क्या है सुसाइड, क्यों हम इसके पीछे बातचीत कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे सुसाइड को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, और फिर हम बात करेंगे कि एक टीचर का क्या रोल हो सकता है। टीचर्स बहुत ओवरबर्डन्ड है, मुझे पता है। टीचर्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको सिलेबस ख़त्म कराना है, पेरेंट्स आके आपसे लड़ने लगते हैं। मेरे भी खुद के ट्यूशन्स और स्कूल्स हैं, तो मुझे समझ में आता है कि कितना प्रेशर हो सकता है। आपने किसी को डांट दिया, उसके माँ बाप लड़ने आ गए। आपने किसी को करेक्ट कर दिया, उसके माँ बाप लड़ने आ गए। ज़्यादा डांट दिया तो मैनेजमेंट का प्रेशर आ गया। तो मुझे समझ में आता है कि टीचर्स की जो सिचुएशन है बहुत ही कभी कभी सैंडविच की तरह हो जाती है कि मैं क्या एक्शन लूं और क्या एक्शन ना लूं। तो उन सारी चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम उन कंडीशंस में। तो सबसे पहले सुसाइड क्या है, व्हाट इज सुसाइड। अगर 1 या 2 लोग मेरी हेल्प कर पाए, व्हाट इज सुसाइड। सुसाइड शब्द सबने सुना है, व्हाट इज सुसाइड। सुसाइड क्या है, क्यों नहीं, सुसाइड क्या है। किल वन सेल्फ, कि सुसाइड का मतलब है इंसान अपने को मारना चाहता है, और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत है। सुसाइड में इंसान अपने आप को मारना नहीं चाहता। यानी सोच के देखिए कि सुसाइड के बारे में हमें कितनी कम नॉलेज, और आप नहीं हो। मेरी देवेंद्र फडणवीस जी के पीए से बात चल रही थी, उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा सुसाइड क्या होता है। बोले इंसान मारना चाहता है। मैंने थैंक गॉड मैं सही आपसे मिल रहा हूँ। यानी हमारे पूरे देश को सुसाइड के बारे में सीखने की ज़रूरत है। तो सुसाइड में इंसान मरना नहीं चाहता, जो कि एक जनरल परसेप्शन है, और यहीं से सुसाइड अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं। सुसाइड में इंसान जीना नहीं चाहता, और क्यों नहीं जीना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जीने की आशा खत्म हो गई। सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज सुसाइड। सुसाइड में इंसान मरना नहीं चाहता है, क्योंकि जब हमें लगेगा वो मरना चाहता है तो हम उसे मरने से बचाने के एफर्ट शुरू करेंगे, और वो सारे हमारे एफर्ट फ्यूटाइल हो जाएंगे, क्योंकि हम उस परेशानी को सुलझा रहे हैं जो परेशानी है ही नहीं। ये इस तरीके से है कि टीवी की साउंड खराब हो जाए और हम उसकी ब्राइटनेस पे काम करना शुरू कर दें। तो जब हमें लगता है सुसाइड में आदमी मरना चाहता है, तो हमारे जो एफर्ट होंगे वो उसको मौत से बचाने के होंगे, जबकि नहीं है। सुसाइड में इंसान जीना नहीं चाहता, और जीना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि उसके जीने की आशा खत्म हो गई है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं क्यों उसके जीवन में आशा खत्म हो गई है। उन फैक्टर्स को हम डिस्कस नहीं करने वाले, पर सबसे पहले सुसाइड। क्या सुसाइड बहुत बड़ी परेशानी है? हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है। 2014 में भारत सरकार ने जो आंकड़े रिलीज किए थे, उसके हिसाब से हमारे देश में 5 लाख लोगों ने आत्महत्या की।
और सुसाइड उस फिगर के हिसाब से 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। अब कोई कह सकता है कि 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, बट क्यों कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इसमें किसी का फायदा नहीं है। अगर आप कैंसर के ऊपर बात करते हो, इनफैक्ट सुसाइड से जो लोग मर रहे हैं वो एक्सीडेंट से कहीं ज्यादा मर रहे हैं। ये कहा जाता है कैंसर से उतने लोग और एड्स से उतने लोग हमारे देश में नहीं मर रहे हैं जितने लोग सुसाइड से मर रहे हैं। पर हमारे देश में सुसाइड एक टब्बू सब्जेक्ट है, कोई उसके बारे में बात करना नहीं चाहता है। बहुत से कॉलेजेस में हम जाते हैं, हम कहते हैं हम सुसाइड के ऊपर बात करना चाहते नहीं। आप क्यों सुसाइड के ऊपर बात कर रहे हो? आप सुसाइड के ऊपर बात करोगे लोग और ज्यादा सुसाइड करेंगे। मैंने कि ये सब मिथ्स हैं, ये धारणाएं हैं, पर इनके बीच में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो सुसाइड इज द 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। क्यों कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा? क्योंकि कोई इसका फायदा नहीं। कैंसर के ऊपर बात करेंगे, पूरी मैकेनिज्म है उसके पीछे, उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे कोई सपोर्ट कर सकता है कि आप कैंसर के ऊपर बात करो, लोगों के अंदर कैंसर का डर फैलाओ। इनफैक्ट यही है, जितने लोग, ये कहा जाता है 95% लोग जिनके अंदर कैंसर डायग्नोज हुआ है उनके अंदर कैंसर था ही नहीं। और जो कैंसर की कौन सी थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी इज द रॉन्गेस्ट ट्रीटमेंट एवर गिवन टू कैंसर पेशेंट। कीमोथेरेपी कभी उसका ट्रीटमेंट ही नहीं था। सिंपल सा लॉजिक, हम सब पढ़े लिखे हैं। कोई भी अगर बैक्टीरिया तो उसका एक न्यूक्लियस है, हमारा यहाँ पे होंगे टीचर जो मेरी बात को एग्री कर, न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है। तो अगर मुझे बैक्टीरिया को किल करना है तो उसके न्यूक्लियस को हिट करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी की जो वेवलेंथ है और कैंसर का जो न्यूक्लियस है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं। तो किसी ने पूछा, लोगों ने उसको चुप करा दी, बोले चुप रहे, काम चल रहा है। उसके पीछे अरबों रुपए लगे हुए हैं पूरी दुनिया में, मशीनरी पूरी सेटअप है उसके पीछे। कैसे आप बोल दोगे कीमोथेरेपी गलत है? पर सिंपल सा लॉजिक है, कीमोथेरेपी जिस वेवलेंथ पे काम किया जाता है और जो न्यूक्लियस ही कहते हैं कैंसर का कीटाणु का है, वो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस वो बहुत छोटा है और ये वेवलेंथ बहुत बड़ी है। और आपको पता है बड़ी वेवलेंथ छोटे न्यूक्लियस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। सिंपल सा लॉजिक। तो इसलिए बहुत कम लोग हैं कि सुसाइड के ऊपर बात नहीं कर, कोई उसके पीछे कोई मशीनरी नहीं है, कोई इसकी गोली नहीं है, कोई इसको लेना नहीं चाहता उस टॉपिक को। आप शॉक हो जाएंगे कि हमारे देश में कितने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। अब कोई कह सकता है अगर सुसाइड इतनी बड़ी परेशानी है तो डॉक्टर से बातचीत करो, परेशानी है तो डॉक्टर से बात करो। पर मेरा लॉजिक है, मान लीजिए ये डॉक्टर है मिस्टर ए और ये है बी जो जीना नहीं चाहता है। अब मेरा सवाल है, क्या बी ए के पास जाना चाहेगा? प्लीज, ये डॉक्टर है ए और ये है बी। मेरा सवाल है, जो बी सुसाइड करना चाहता है, क्या ये अपने आप से डॉक्टर के पास जाना चाहेगा? तो इस परेशानी का समाधान डॉक्टर भी नहीं है। हम कितने भी डॉक्टर समाज में रेस कर लें, इस परेशानी को नहीं सुलझा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास ही जाना ही नहीं चाहता। तो एक ही तरीका बचता है कि हमें इस आदमी को लोकेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको लोकेट नहीं कर पाएंगे तो हम इसको सेव नहीं कर पाएंगे। जैसे कैंसर में कहा जाता है, अगर आपने फर्स्ट स्टेज पे लोकेट कर लिया तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए, सेकंड स्टेज पे तो और कम हो गए। वैसे सुसाइड प्रिवेंशन में कहा जाता है, अगर हमने किसी को लोकेट कर लिया जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, हमने उस आदमी को 50% तक ऑलरेडी बचा लिया। क्योंकि ये आदमी अपने आप को एक्सपोज ही नहीं करना चाहता, ये अपने बारे में किसी से बात ही नहीं करना चाहिए। इसने तो अपने अंदर मन बना लिया, इसके दिमाग में चल रहा है, ये कोई सूजा हुआ कोई चोट नहीं है, खून नहीं निकल रहा है कि आपको विजिबली दिखाई दे जाए। तो सुसाइड में कितने भी आप डॉक्टर क्रिएट कर लो, डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि सुसाइड प्रिवेंशन में डॉक्टर्स का रोल एक्चुअली केवल 25% है। जितने भी सुसाइड के अटेम्प्ट्स होते हैं, ये कहा जाता है कि डॉक्टर केवल 25% ही कर सकता है। 50% काम है लोकेट करना, 25% काम है उस आदमी को कन्विंस करना कि वो डॉक्टर के पास चला जाए। यही 75% है। और यह कहा जाता है कि 90% केसेस में अगर पहला और सेकंड स्टेप हो गया है तो केस सॉल्व हो जाता है। कुछ ही सीवियर केसेस होते हैं 10% जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट की एक्चुअली जरूरत पड़ती है। तो सोच के देखिए कि यह परेशानी ऐसी है जिसमें अगर समाज तैयार हो जाए तो हमने 75% तो उस आदमी को हील कर दिया है और 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। सो वी आर प्रमोटिंग एज अ लाइफ सेविंग स्किल, कि एक लाइफ सेविंग स्किल। अभी 1 महीने पहले शायद आपने भी न्यूज पढ़ी हो, चर्च गेट की तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग में आग लगी थी, तो वहां पर एक 7th क्लास की लड़की ने 17 लोगों की जान बचा दी। आपने पढ़ा? एंड आई वाज सो टच्ड। और अच्छी खासी पॉश बिल्डिंग थी, करोड़पति लोग रहते थे, पढ़े लिखे लोग रहते थे, पर किसी को नहीं पता था आग के टाइम पे क्या करना है। उस छोटी बच्ची को पता था। सोचिए, पढ़े लिखे लोग थे वहां पे।
मतलब आपको समझ में आ रहा है, 40 माले की बिल्डिंग है तो गरीब तो वैसे ही घुसा नहीं होगा उसमें। उसके बाद भी उस लड़की को जो स्कूल में सिखाया गया था, लाइफ सेविंग स्किल, उसने कहा कि मेरे स्कूल में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें हमें सिखाया गया कैसे जब फायर के केस में हमें क्या करना है, वो उसको सेव कर पाया। तो ये सारी, ये भी एक स्किल है, लाइफ सेविंग स्किल वी मस्ट हैव एज अ सोसाइटी। एक सोसाइटी की तरह हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए। हम बात करते हैं जितने भी मेंटल इलनेस हैं, वो सबके सिम्टम्स हैं। अगर हम शुरू से उन सिम्टम्स को ढंग से देखना शुरू कर, जैसे मैम ने बहुत राइटली कहा कि नहीं, थॉट आया दिमाग में, याद चलो क्या है, बकवास है, और हम उस थॉट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं नेग्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये थॉट्स अपने आप नहीं आते हैं। ये थॉट कहीं ना कहीं अंदर रह जाते हैं और रीअकरिंग करना शुरू कर देते हैं। उस थॉट को वहीं पर क्योर करने की जरूरत है, पर क्योंकि हमारी सोसाइटी इन चीजों को मानती नहीं है, अरे छोड़ो ना, ऐसा कैसे हो सकता है, बकवास कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा है। शायद आज प्रेशर में उसने बोला, कल प्रेशर आएगा फिर से वही हो जाएगा। तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए प्रेशर में किसी को जब बहुत ही प्रेशर होता है, काम का प्रेशर, तो किसी को दांत में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसको समझ में आया था यार अब प्रेशर में दर्द शुरू हो जाता है तो मुझे उसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही ये थॉट है, अगर प्रेशर में एक बार आएगी तो बार बार आएगी, और बार बार आएगी तो ये आपको फिर आप अपनी प्रोडक्ट, आप जो सोचते हो वो आप करना शुरू करते हो। मैंने कहा जो आप सोचोगे वो एक दिन करोगे। सो हमारी सोसाइटी उन चीज़ों को हैंडल नहीं करती। यही कारण है कि हम इसको एक लाइफ सेविंग स्किल की तरह प्रमोट कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि 5 लाख लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, सक्सेसफुली सुसाइड कर लिया, उसमें अगला फिगर है कि जब 25 लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर दे तो एक आदमी मरता है। यानी अगर 5 लाख लोग मर गए तो अटेम्प्ट करने वाले कितने हो गए? 25 टाइम्स 1 करोड़ 25 लाख। फिगर देखिए आप। जब हम कहते हैं एक्सीडेंट से मरा नहीं पर उसको खरोच आ गई, उसमें हम सारी फिगर ले लेते, पर सुसाइड में केवल एक ही फिगर लेते, वो भी कौन सी? 5 लाख जो मर गए। पर उनका क्या, जिन्होंने अटेम्प्ट किया 25 गुना। उसके बाद आते हैं सुसाइड सर्वाइवर। सुसाइड सर्वाइवर कौन है? अब सुसाइड सर्वाइवर जो टर्मिनोलॉजी से लग सकता है वो लोग जिन्होंने सुसाइड किया और बच गए, नहीं। सुसाइड सर्वाइवर टर्मिनोलॉजी का अलग ही मतलब है। उसका मतलब है अगर किसी ने घर में सुसाइड किया, उसकी वजह से कितने लोग नेगेटिवली इंपैक्ट हुए, उनको हम सुसाइड सर्वाइवर कहते हैं। और सुसाइड एक चेन रिएक्शन की तरह है। अगर एक फैमिली में एक बार सुसाइड हो जाता है, अगर कोई प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लिए, हर 2 साल में, हर 1 साल में उस घर में सुसाइड होता रहता है। That's how serious the challenge is. ये किसी भी घर में अगर आपको सुसाइड दिख गया है, 1 साल और वेट कीजिएगा, अगला सुसाइड ना हो, मेरा नाम बदल दीजिए। किसी सोसाइटी में अगर एक सुसाइड हो गया, दोबारा सुसाइड ना हो, मेरा नाम बदल दीजिए। इट्स सच सीरियस थिंग। सो अगर आप और मैं कुछ नहीं करेंगे और मेरे आसपास के किसी ने सुसाइड कर लिया है, चिंता मत कीजिए, उसका इम्पैक्ट, आप क्या हो गए? पैसिव सुसाइड सर्वाइवर। जैसे कोई बाजू में बैठ के स्मोक कर रहा है, आप क्या बन गए? पैसिव स्मोकर। सुसाइड हैज दैट काइंड ऑफ एलिमेंट, और उसकी वजह से 6 लोग लाइफ टाइम नेगेटिवली इंपैक्ट रहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 5 साल में उन 6 में से 3 सुसाइड कर लेते हैं। इट्स एन एपिडेमिक कि एक चूहा मरा, उसने अपना कीटाणु फैला दिए। That's the way suicide is, but because nobody wants to talk about it. कोई इसके बारे में बात ही करना नहीं चाहता। सबको लगता है कौन अपना टाइम खराब करेगा, क्यों हम इसके पीछे बात करें, इसमें पैसा भी नहीं है। CSR का पैसा भी मेंटल हेल्थ में नहीं आता है क्योंकि मेंटल हेल्थ के आप इंप्रूवमेंट कैसे दिखाओगे, है ना? किसी कोई बेचारा बच्चा है, उस पतला सा दिख रहा है, उसको खाना दे दो, मोटा दिखा दो, CSR वाला कहेगा अरे कितना अच्छा काम है, पैसा दो ही नहीं। सैनिटरी नैपकिन बांट दो, कल हाँ पैसा दो, पर हमें पैसा देने वाले भी नहीं है। CSR कहता भाई तुम्हारे रिजल्ट कहाँ हैं? अब कैसे रिजल्ट दिखाएं हम रिजल्ट कैसे दिखाएं? क्योंकि सुसाइड में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जिसको आपने बचाया आप उसकी आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो अगर मैंने इनको काउंसिल करके बचाया भी है तो मैं इनका चेहरा कभी नहीं डाल सकता, मैं इनका नाम कभी नहीं ले सकता कि मैंने इन्हें बचाया है। बस ये मेरे लिए क्या है? 1 नंबर। मैं प्रूव नहीं कर सकता मैंने इन्हें बचाया, ये मुझ पे केस कर देंगे कि आपने क्यों डिस्क्लोज किया। तो मेंटल हेल्थ में ये चैलेंजेस आ जाते हैं कि यही कारण है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे देश में बात नहीं है, क्योंकि उसके पीछे फंडिंग नहीं है। पर थैंक गॉड हमको फंडिंग की जरूरत नहीं थी, हमारे पास इतना है कि हम कर पा रहे हैं। यही कारण है कि हमने कहा चलो हम इस मुद्दे को उठाते हैं, हमारे पास थोड़ा है, जितने से हमसे हो पाएगा उतना हम करते हैं। हमें फंड्स की जरूरत नहीं है, हम वो NGO नहीं जो फंड पे लिए चले। थैंक गॉड कि हमारे पास है, हम कर रहे हैं उससे। तो सुसाइड, और अगर आप उन सारी फिगर्स को लेंगे, 1 करोड़ 25 लाख लोग क्या हो गए जिन्होंने अटेम्प्ट किया, नेगेटिवली इंपैक्ट कितने हो गए? 7.5 करोड़। WHO का पिछले साल पेपर आया था, उसमें उन्होंने कहा अगर देश में सुसाइड के ऊपर कुछ नहीं किया, 2025 तक आधे देश ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया होगा।
2010 में सुसाइड अटेम्प्ट से जो हमें लॉस हुआ वो था 1.03 ट्रिलियन डॉलर, जिसको हम कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन। और सुसाइड की स्टैटिस्टिक्स पूरे उल्टे हैं। सुसाइड ज्यादातर लोग अच्छे पढ़े लिखे अमीर लोग करते हैं। यानी जब हम बात करते हैं पब्लिक अवेयरनेस की, जब हम बात करते हैं सोशल वर्क की, अमीरों को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, पढ़े लिखों को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, सारा सोशल वर्क कहां जाता है? गरीबों में। पर ये वाला सोशल वर्क किसके पास जाना है? अमीरों के पास और पढ़े लिखों के पास। क्योंकि सोसाइटी का अर्बन और रूरल का जो रेशियो है वो 4:1 है। यानी अर्बन में अगर 4 सुसाइड होते हैं तो रूरल में 1 होता है। उसके बाद दूसरा स्टैटिस्टिक्स है मेल टू फीमेल रेशियो। हमें लग सकता है मेल आर वेरी स्ट्रांग, नो, मेल और फीमेल का इंडिया में रेशियो है 2:1। यानी मेल आर अटेम्प्टिंग मोर सुसाइड देन फीमेल इन इंडिया एंड दे आर मोर सक्सेसफुल। तो सोसाइटी के जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमें पता है सोशल सर्विस से रिलेटेड, वो सारे अपसाइड डाउन हैं सारे। और जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई भी डेटा आप जाके इंटरनेट पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो डेटा रिलीज होते हैं उनसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यही कारण है कि हमने सोसाइटी के ऊपर बातचीत करनी शुरू की है। और क्यों हम स्टूडेंट्स और टीचर से शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने कहा, जो 8 साल से लेकर 30 साल में 65% सुसाइड, यानी 7.5 करोड़ में से 5 करोड़ जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो कहाँ है? 8 साल से लेके 30 साल। और कहां पर है? सिटीज में है। यही कारण है कि ये कैंपेन हम उसको सिटीज में ज्यादा पुश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत सिटीज में ज्यादा है। तो अब हमारे कैंपेन का अगला पार्ट है हाउ टू रिकॉग्नाइज सुसाइड, कि हम सुसाइड की जो टेंडेंसी वाले लोग हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज कर पाए। अगर हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो उनको बचा भी नहीं सकते। तो कोई कह सकता है मुझे क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहला फायदा है आप कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करोगे। आप कहोगे आपको कैसे पता? मैं कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करूंगा। सिंपल लॉजिक है। अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आपका एक पैर नाली में घुस जाए तो आप दूसरा भी डाल देते हैं क्या? आप निकाल लेते हो। तो जब हम आपको सुसाइड के लक्षण पहचानना सिखा देंगे, अगर आपको आपके अंदर कुछ दिखेंगे, आप कहोगे रुक जाओ, ये 2 हो गए, आगे करूंगा तो हो जाएगा कल्याण। तो आप बच जाओगे। सबसे पहला, आपकी लाइफ इंश्योर्ड है। आप देख पाओगे कि मैं ये किस थॉट प्रोसेस पे चल रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी थॉट प्रोसेस उस तरीके से आ गई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जैसे कभी चोट लग जाती है, मम्मी कहती है अरे दर्द हो रहा है, अरे छोड़ना बेटा सही हो जाएगा, छोड़ना बेटा सही। मालूम पड़ा बाद में क्या बन गई वो चोट, पता नहीं क्या बन गई, नेग्लेक्ट। तो जब आपको पता लग जाएगा ये सिम्टम्स होते हैं, आप कहोगे वाह ये तो 2-3 मेरे अंदर भी हो गए। बेटर बी केयरफुल, बिकॉज किसी को नहीं पता है कि अननोइंगली वो कहां तक पहुंच गया। दूसरा, कि आपके आसपास कोई ये नहीं कर पाएगा, आपको ये दर्द नहीं होगा। जब हम अपने कैंपेन की तैयारी कर रहे थे, मुझे नहीं पता था इतना इंपैक्टफुल हो सकता है, तो मैंने अपने स्टाफ को ही ट्रेन किया। और ट्रेनिंग के बाद मेरे 2 स्टाफ रोने लगे। मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? लड़का और लड़की हैं, भाई बहन हैं। लड़की ने कहा सर ये जो आपने सिखाया है मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैंने क्यों? उसने कहा 2012 में मेरे पापा ने सुसाइड किया। ये जो आज आपने सिखाया अगर किसी ने 2012 में सिखा दिया तो मेरे खुद के पापा जिंदा होते। लड़का ज्यादा रो रहा था। मैंने तू ज्यादा क्यों रो रहा है? कहता है जो आपने सिखाया वही सारी बातें मेरे और मेरे पापा के बीच में उस दिन सुबह हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं स्कूल चला गया, लौट के आया, पापा थे ही नहीं। तो बहुत सी बार हमें पता नहीं होता है कि सुसाइड को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको लोकेट करना ही नहीं आता। हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास के लोग हैं कि यार मैं क्या करूं। आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आप लोकेट नहीं कर पाओगे। तो आज जो हम बात करेंगे अगले 10 मिनट वो होगा हाउ टू आइडेंटिफाई दो सिम्टम्स। कैसे, कौन से वो सिम्टम्स हैं, कौन से वो लक्षण हैं जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं और जो हमें हेल्प कर सकते हैं। और ये लक्षण बहुत सारी चीजों में कवर हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ के अलावा भी बहुत सारी चीजों में हो सकते हैं। मैं जब मैं चीजें देखता हूं और देखता हूं बच्ची घर पे उदास बैठी हुई है और घर में उससे किसी ने बात नहीं की, मैं कहूँ हाउ कुड दे डू दैट। मेरे तो ऑफिस में स्टाफ आता है मुंह उतरा हुआ होता है, मैं तो कहता हूँ क्यों मुंह उतरा हुआ है, मैं उसको बैठाऊंगा, बात पूछी मेरी वाइफ से। अगर मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ उदास घुस जाए मैं उससे बात करूंगा क्या हो गया। आई डोंट वांट टू लीव देम दैट। आधा घंटा बात करूंगा, 1 घंटा बात करूंगा, जब तक मैं रीजन नहीं जान लूंगा तब तक मैं उन्हें ऑफिस से बाहर नहीं जाने दूंगा। क्योंकि आई केयर, आई अंडरस्टैंड हाउ डज इट हैपन। बिकॉज सोसाइटी में केयरिंग एटीट्यूड खत्म हो गया, सबके पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे स्टाफ हैं, फिर भी मैं हर स्टाफ पे ध्यान देता हूँ। मुझे पता है कि इन पे ध्यान नहीं दूंगा तो मेरे काम पे ध्यान नहीं देंगे। वो पीछे का मैनेजमेंट स्किल है। बट जो हमारे बच्चे हैं उन पे ही हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहला हम अपने आप पर ही ध्यान नहीं, हमें लगता है कि नहीं यार छोड़ो ना, छोड़ो हो जाएगा। नहीं। तो सुसाइड के 10 लक्षण हैं जो हमारे देश में प्रीवेलेंट हैं।
अब ये जो लक्षण है कंट्री टू कंट्री डिफर हो सकते हैं, 1 to 10 पर उनका स्केल चेंज हो सकता है, बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं ये 10 हैं जो होते ही होते हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। बस इसमें एक प्रिकॉशन रखनी है कि जब आप एक लक्षण देख लोगे तो बचाने नहीं जाओगे, कम से कम 5 लक्षणों के बाद ही आप इंटरवेंशन की प्रोसेस शुरू करोगे। तो ये जो ट्रेनिंग है, जो लाइफ सेविंग स्किल है, उसके 3 पार्ट हैं, पहचानना, बचाना, ले जाना। पहचानना कि कौन है, दूसरा बचाना, तीसरा उसे मेडिकल एक्सपर्ट के पास ले जाना। आपको पहले जज करना पड़ेगा कि इसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है भी या नहीं, आगे की प्रोसेस की जरूरत है भी नहीं। तो ये 3 हमारे पार्ट हैं ट्रेनिंग के, पहचानना, बचाना और ले जाना। तो पहचानने में 10 लक्षण है, उसका प्रिकॉशन मैंने आपको बता दिया कि एक लक्षण पे आप बचाने नहीं जाओगे, पर एक लक्षण पे आप अलर्ट हो जाओगे। आपको इसके अंदर मुझे एक दिख रहा है, लेट मी, कुछ लोग कहते हैं सुसाइड अचानक से कोई करता है, कुछ नहीं होता है। सुसाइड अचानक से होता ही नहीं है। बहुत से लोग होता है वो मूवमेंट में सुसाइड, नहीं, इट्स अ मिथ। सुसाइड कोई भी इंसान झटके में नहीं करता, अपने दिमाग से वो निकाल दीजिए। हमें लगता है बस डांटा और बच्चा चला गया, नहीं, उसने कुछ साइंस आपको पहले भी दिए होंगे। वो मोमेंटरीली स्टेप नहीं होता है। सुसाइड में कम से कम इंसान 45 दिन का समय लेता है। आपको बता रहा हूं, डेटा से बता रहा हूं, कम से कम 45 दिन, और बहुत सारे केसेस में बहुत सारे दिन। पर सुसाइड मिनिमम सीवियरिटी केसेस में 45 दिन। यानी एक इंसान जिसने सुसाइड किया है उसने 45 दिन पहले सिग्नल देने शुरू कर दिए होंगे, अगर केस बहुत हाई पर था तो। अदरवाइज सुसाइड को लेने में लोग, उस डिसीजन तक पहुंचने में लोग 6-6 महीने ले लेते हैं। पर मिनिमम जो लोगों की स्टडी से आया, जो डेटा बताते हैं, मिनिमम 45 दिन। यानी जब आपने किसी के अंदर 2 लक्षण देख लिए हैं, आप अलर्ट हो सकते हो। अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है, बट उन 10 लक्षणों में एक लक्षण ऐसा भी है जिसके बाद आपको बाकी 4 देखने की जरूरत नहीं है, आप उसी समय इंटरवेंशन शुरू कर सकते हो। तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि वो लक्षण कौन सा है। तो सबसे पहला लक्षण है, इस तरह के लोग अचानक से बहुत दुखी रहने लगते हैं, मूड स्विंग, मूडीनेस, दे स्टार्ट बीइंग एक्सट्रीमली सैड। इट वाज नॉट देयर नेचर, बट नाउ दे हैव बिकम एक्सट्रीमली सैड एंड मूड स्विंग। Mood swing, we all understand what is the meaning of mood swing. Second is hopelessness, निराशा की बातें। अचानक से वो लोग निराशा की बातें करते, जो मैम ने भी कहा, अरे यार छोड़ना, जिंदगी बेकार है यार, कुछ नहीं होने वाला है, क्या करेंगे, घर पे पति परेशान करता है, बच्चे परेशान करते हैं, माँ बाप परेशान करते हैं, ये क्या है। अचानक से आपको लग सकता है वो मजाक कर रही है, लेडी मजाक नहीं कर रही, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। नहीं तो पहले वो आशा की बात करते, नहीं हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग समाज को बदलेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे। अब क्या है, छोड़ना, जाने देना गड्ढे में, अपने को क्या लेने देने का, अपने अपना काम करो, निकल लो यार, अपने को थोड़ा इसका पेमेंट बन रहा है, चलो निकल लो। हैं ये निराशा की बातें। आप ध्यान दे सकते हो कहीं बाकी चीजें तो उसके अंदर नहीं है। अचानक से। तीसरा है इरेटिक स्लीपिंग पैटर्न, जो सोने का टाइम है वो बदल गया है अचानक से। मान लीजिए वो आदमी 6 घंटे सोता था, अब 10 घंटे सो रहा है या 2 ही घंटे सो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसकी जिंदगी से आशा खत्म हो रही है, तो उसे लगता है मैं उठ के करूंगा क्या, या उसको टेंशन इतनी हो गई कि उसको नींद नहीं आ रही कि उसके पास कुछ करने को है नहीं। तो अचानक से सोने का टाइम बदल गया। आपका बच्चा अचानक से 10 घंटे सो रहा है, इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। मुझे पता छुट्टी की बात अलग है, पर नॉर्मल लाइफ में उसने 10 घंटे सोना शुरू कर दिया अचानक से, या वो 2 ही घंटे सो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। बहुत सी बार अगर आप एक पत्नी हो तो पति बताता नहीं है कि उसके साथ क्या चल रहा है, पर वो कहता नहीं मुझे सोने दो, आज ज्यादा सोने का मन है, कोई बात नहीं। पर ये रोज ज्यादा सोने का मन है तो पति ने कुछ बात आपसे छुपाई, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये यूं ही नहीं हुआ है, इट्स अ साइन। अचानक से क्यों सोएगा कोई? हर आदमी जिसके पास काम है वो काम करने जाएगा, क्यों अचानक से सोएगा? यानी कहीं ना कहीं वो लाइफ में अपनी होप को लूज कर रहा है। चौथा है उसको हम कह सकते हैं बिकमिंग काम सडनली। मान लीजिए वो इंटरेक्टिव नेचर का इंसान था, हंसमुख था, अचानक से उसका वो नेचर ड्रॉप हो गया, अब वो बस अपने काम से काम रखता है। अचानक से उसके एनर्जी लेवल में ड्रॉप आ गया है, वो अब उतना इंटरेक्टिव नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है, अपने जितने भी उसके स्फीयर ऑफ कांटेक्ट है अब उसका क्या है, लिमिटेड है। नहीं मैं अपना काम करता हूं, जाता हूं,
अचानक से, जबकि पहले वो ऐसा नहीं था, पहले उसका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन था, लेवल ऑफ एनर्जी था, बहुत हाई था, अचानक से वो लेवल ऑफ एनर्जी बहुत कम हो गया। पांचवा है विड्रॉल, वो अब अपने आप को अलग रखना चाहता है, वो लोगों के साथ मिंगल करना नहीं चाहता है। आप उससे, अरे मैम खाना साथ में खाते, छोड़ो नहीं यार मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दूं? अचानक से क्या हो गया ये? अगले दिन भी, अरे मैम मैं जा रही हूं आप भी ऑटो में आ जाओ, नहीं मैं अकेले चली जाऊंगी तुम जाओ। समथिंग इज कुकिंग, इज नॉट अ नॉर्मल साइन। बच्चा भी कह रहा मुझे अकेला छोड़ दो मम्मी, पति भी कह रहा मुझे अकेला छोड़ दो, पत्नी भी कहती है नहीं आप लोग खाओ, मैं अकेले ही खाया करूंगी आज से। कुछ तो है। दे आर लूजिंग होप and they don't want to keep any ties anymore because they don't want to be emotionally involved, so they are limiting their interaction. Am I communicate कर पा रहा हूं? Sixth है dangerous and self harmful behavior. अचानक से वो खतरनाक काम शुरू कर देते हैं, अचानक से ड्रग एडिक्ट हो गए, अचानक से ड्रिंकिंग बढ़ गई, अचानक से स्मोकिंग बढ़ गई, अचानक से खतरनाक चीजें, अचानक से खतरनाक बातें करते हैं। ये स्टोव कैसे फट सकता है? क्यों पूछ रही यू नो, अगर मैं गैस खुली छोड़ दूं और कैसे फटेगी गैस, आपको नहीं पता उसके दिमाग में क्या। अचानक से इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? अचानक से वो इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है? क्यों ऐसी चीजें पूछ रहा है जिससे उसको नुकसान हो सकता है? अचानक से क्यों पूछ रहा है? कुछ ना कुछ के दिमाग में चल रहा है। ही इज लूजिंग होप, उसके लाइफ से आशा खत्म हो रही। सेवेंथ है चेंजेस इन पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस, कि उसके व्यक्तित्व में, उसके हाव भाव में और वेशभूषा में बदलाव आ गया। इसको सेवेंथ को हम ए और बी कह सकते हैं। एक हम ए में है वेशभूषा में बदलाव, यानी उस इंसान ने अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया। हर इंसान अच्छा दिखना चाहता है, हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, पर इस तरह के लोग अचानक से अपने आप पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। उनसे पूछिए कैसे कपड़े पहन के, छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, सही है ना, अपन ऐसे ही हैं। ऐसे नहीं थे, अचानक से हो गए, अचानक से बाल बिखरे हुए हैं, अचानक से बदलाव आ गया है, अचानक से अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों? लाइफ में होप खत्म हो रही है, उन्हें लगता ही नहीं वो किसी काम के हैं, तो उन्होंने अपने आप पर ध्यान देना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें जीना तो है ही नहीं, तो मैं अपने आप पर ध्यान देके क्या करूं। बी चेंज इन स्पीड, जो उनकी बोलने की स्पीड है वो बदल गई है। बोलने की स्पीड क्यों बदल गई है? क्योंकि वो नहीं चाहते उनके मन की बात कोई पढ़ ले, तो या तो नॉर्मल से स्पीड तेज हो गई है या नॉर्मल से स्पीड कम हो गई है। क्यों तेज हो गई है? ताकि अपनी बात करके फट से निकल जाओ, कोई दिल की बात ना समझ पाए, या बहुत धीरे धीरे बात करो, कहीं से दिल के अरमान बाहर ना आ जाए। ध्यान रखिए, वो पता नहीं लगाना चाहता है, कि वो नहीं चाहता किसी को उसकी कंडीशन के बारे में पता लगे, तो वो अपने इमोशन को क्या करेगा, कंसील करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चक्कर में उसकी स्पीड क्या हो गई है, या तो बढ़ गई है या कम हो गई है। नेक्स्ट है आठवां, जिसको हम कहते हैं दुनिया छोड़ने की तैयारी, प्रिपरेशन टू लीव द वर्ल्ड। हमें पता है जो लोग मरने वाले हैं वसीयत लिख देते हैं, तो इस तरह के लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अचानक से अपनी अच्छी चीजें दूसरों को गिफ्ट, बुरी चीजें सब दे देते पर अच्छी चीजें कौन देता है? नहीं तू ले जा, ये अच्छी साड़ी है तू ले जा। क्यों ले जा भाई? अचानक से क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया? फिर उन्होंने रिश्तेदारों की लिस्ट बना ली और सब रिश्तेदारों से एक एक करके मिल रहे हैं, और बात भी क्या कर रहे हैं, मिल लो पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे। अचानक से जिस इंसान ने कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया, वो सारे रिश्तेदारों के बच्चों के लिए चॉकलेट खरीद के जा रहा है। अचानक से वो आपसे आके मिल रहा है, जिंदगी में कभी नहीं मिला आपका रिश्तेदार, भैया आपकी बहुत याद आ रही थी, बच्चे कहाँ हैं, एक बार उनको देखने का मन है, आप अलर्ट हो जाओ। ये लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, इसके दिमाग में बहुत दिनों से कुछ चल रहा है, और इस हद तक आ गया कि इसने अभी ट्रेवलिंग शुरू कर दी, वो भी गिफ्ट के साथ। ही इज प्रिपेयर टू लीव दिस वर्ल्ड, प्रिपेयर टू लीव। एक कॉलेज में हम थे वाडा के, वहां के प्रिंसिपल, जब हमने ये पॉइंट शेयर किया, कहते हैं कम ऑन, वो अपने को गिल्टी महसूस करने लगे। बोले 6 महीने पहले मेरे भाई ने किया, और ऐसा ही हुआ, वो मिलने आया था हमसे, जिंदगी में कभी नहीं मिला, और चॉकलेट लेके आया था बच्चों को देने के लिए। अगर आप मुझे 6 महीने पहले मिल जाते तो मेरा भाई जिंदा होता, क्योंकि उन्हें की छोटी सी चीजें पर कोई बता ही नहीं रहा है, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। हमें लगता है बस आ गया, यूं ही नहीं आया, इसके दिमाग में कुछ पक रहा था। इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने दुनिया छोड़ने की तैयारी कर ली। अगला हो सकता है सर्कमस्टांशियल, अभी अभी उसकी लाइफ में कोई बड़ी परेशानी आई है, रिसेंट ट्रॉमा, क्राइसिस, नौकरी चली गई, तलाक हो गया,
फेल हो गए। अब यहीं पर हम बातचीत करेंगे रोल ऑफ अ टीचर। इसी टॉपिक में हम थोड़ा सा बात करेंगे विद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की कौन सी स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जिनको हम छोटी सी चीजों से, अगर हमारे पास वो पर्सपेक्टिव आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी परेशानी आज के स्टूडेंट्स की है, जो हमें समझने की जरूरत है, वो है कोलैप्स। उनकी जो सेल्फ इमेज है वो कोलैप्स हो गई। दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर इमेज विद इन देमसेल्व्स। हमें समझना पड़ेगा स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है, स्पेशली सिटी। दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर सेल्फ इमेज। उन पे पीयर प्रेशर है अच्छा दिखने का, उन पे पीयर प्रेशर है एक्सेप्टेंस का, कि उनके दोस्त उनको एक्सेप्ट कर लें, जो वो कर रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस हो जाए। उनको बॉडी शेम किया जा रहा है, बहुत सारे प्रेशर हैं, और वो सारी चीजें किस पे इंपैक्ट कर रहे हैं, उनकी सेल्फ इमेज पे। और एक सेल्फ इमेज है जिसकी वजह से वो इस एक्सट्रीम स्टेप को ले रहे हैं। अब यहां पर टीचर का रोल क्या आता है कि जब हमें समझ में आ गया है कि इस बच्चे की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सेल्फ इमेज, यानी अब जब मैं इंटरेक्शन बच्चे से करूंगा, मुझे इस बात का ध्यान देना कहीं से मैं उसकी सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय ना कर दूं। क्योंकि अगर मैंने उसकी सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कोलैप्स हो जाएगा। ही इज ऑलरेडी फाइटिंग दैट बैटल। उस लड़ाई में वो ऑलरेडी है। डिओड्रेंट वालों ने उस पर प्रेशर डाल रखा है, फेयर एंड लवली ने उस पर प्रेशर डाल रखा है कि उस पे सुंदर दिखने का प्रेशर है, उस पे डिओड्रेंट लगाने का प्रेशर है। हम लोग पूरे इंडिया में जाते हैं, जब हम गांव में जाते हैं तो वहां पर सब लोग यूनिफॉर्म पहने होते हैं। आप मुंबई के न्यूज़पेपर उठा के पढ़ो तो वहां पे आता है, अगर आप कॉलेज में चले गए, यहाँ पे कॉलेज का मतलब 11th, है राइट, कि कॉलेज में चले गए तो सब लोग उनको क्या एडवाइस कर रहे हैं, हाउ टू मेक हेड टर्न्स ऑन डे 1। दैट्स व्हाट दे आर ट्रेनिंग। वो उनसे कह रहे हैं यू आर व्हाट यू वेयर। उनके दिमाग को इन्फिल्ट्रेट कर दिया उन्होंने। दे आर नॉट टेलिंग देम यू आर व्हाट यू थिंक, विच इज द ट्रूथ। क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, उन्होंने उनकी मेंटेलिटी को इन्फिल्ट्रेट कर दिया। यू आर व्हाट यू वेयर एंड नॉट ओनली व्हाट यू वेयर, इफ यू वेयर अस। अगर आप हमारा प्रोडक्ट पहनते हो तभी आपकी कोई वैल्यू है, नहीं तो आपकी वैल्यू नहीं है। और उस तरीके से वो किस में जा रहे हैं, प्रेशर में। दे आर अंडर ट्रिमेंडस फाइनेंशियल प्रेशर। 10,000 की नौकरी करते, 10,000 का मोबाइल खरीद लेते हैं। अब खाने को पैसे नहीं, बट नोबडी इज टॉकिंग टू देम। सो दे आर अंडर ट्रिमेंडस सेल्फ इमेज प्रेशर। उनको अपनी रेपुटेशन बनानी है, क्योंकि वो रेपुटेशन पे ही जी रहे हैं। वो अपने अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो केवल रेपुटेशन पे जी रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दैट इज द स्ट्रगल दे हैव, सेल्फ इमेज। एंड दैट्स वेयर वी कम एज टीचर, कि हम उनकी सेल्फ इमेज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अभी हम अंबरनाथ में थे, फातिमा हाई स्कूल में, तो वहां पे मैं बैठा हुआ था। अब क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें सुनता रहता हूं, तो पर्सपेक्टिव, तो वो बता रहे थे एक लड़के ने चोरी की थी और चोरी करके उसको पकड़ा गया और निकाल दिया गया। मेरी वाइफ मुझे बता रही थी, तो हम लोग प्रिंसिपल के रूम में बैठे थे, शायद वही लड़का अचानक से आ गया। मैंने कहा वाओ, दैट्स वंडरफुल। यानी इस लड़के को चोरी करते हुए इसी स्कूल में पकड़ा गया और ये लड़का अभी भी इस स्कूल में है। मैंने प्रिंसिपल से बात की, आपके स्कूल में क्या सिस्टम है इस बच्चे को पूरी इज्जत के साथ रीइंस्टेट करने का? आपने बेइज्जती तो उसकी सबके सामने हो गई थी, अब स्कूल में क्या सिस्टम है इसको पूरी इज्जत के साथ रीइंस्टेट करने का? अगर वो स्कूल में सिस्टम नहीं है, वो लड़का कभी भी बहुत ही ससेप्टेबल है सुसाइड के लिए, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज क्या हो चुकी है, बुरी हो चुकी। एक लड़की है जिसको डांटा हमने कि उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, अब इसकी सेल्फ इमेज को रेस्टोर करने का हमारे पास कौन सा सिस्टम? अगर सेल्फ इमेज को रिस्टोर करने का हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमने उस स्टूडेंट को खो दिया। मैं भी टीचर हूं कुछ हद तक, तो एक चीज जो मैं अपने टीचर्स को सिखाता हूं अपनी ट्यूशन में, अपने वहां पे मैं कहता हूं बच्चे के साथ पहले रिलेशनशिप डेवलप करो। अगर बच्चे का और टीचर का रिलेशनशिप नहीं है, ये बच्चा उसकी कभी नहीं सुनेगी। बहुत सी बार हम कहते हैं ना, बच्चे दोस्तों की सुनते हैं, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं। जब मैं माँ बाप से बात करता हूं, मैं कहता हूं आपका और बच्चे का रिलेशनशिप है क्या? अरे हम उसके माँ बाप हैं, हमने उसे पैसा दिया। आपके हिसाब से पैसे से रिलेशनशिप है, बच्चे के हिसाब से रिलेशनशिप वो है जिसके साथ वो खेलता है, बातचीत करता है।
तो आपको लग रहा है आप अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप में हो, पर उसके हिसाब से आपका उसका कोई संबंध नहीं है। आपको खून का रिश्ता याद है, पर रिलेशनशिप खून पर बेस्ड नहीं है। रिलेशनशिप किस पर बेस्ड है? जिसके साथ मैं बातचीत करता हूं, जिसके साथ मैं उठता बैठता हूं। तो पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। मैं कहता हूं आपके पास अपने बच्चों के लिए टाइम है। आपने कभी रिलेशनशिप बिल्ड किया अपने बच्चे के साथ? जिस दोस्त के साथ वो खेल रहा है उसी दोस्त की सुनेगा, क्योंकि दोस्त के साथ उसका क्या है? रिलेशनशिप। दे स्पेंड टाइम टुगेदर। You don't spend time together. You think you have paid money for them and your work is finished. People only listen because of relationship. Simple. अगर मेरा आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप मेरी बात को उतनी वैल्यू नहीं दोगे। पर जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है उस पर आपका ट्रस्ट ज्यादा है। Am I right? पॉइंट। जिससे हमारा रिलेशनशिप है उस पर ट्रस्ट ज्यादा है, हम उसकी ज्यादा सुनते। आप स्ट्रेंजर से नहीं सुनोगे, आप स्ट्रेंजर को घर में नहीं लोगे, पर रिलेटिव रात को 12 बजे भी आ जाए आप खाना पका के दे दोगे। स्ट्रेंजर ने 12 बजे अगर कुंडी खटखटा दी, आप क्या कर रहे होगे? 100। मैं कहता हूं कि जब रिलेशनशिप ही नहीं है, ये बच्चा सुनना ही नहीं चाहता। क्या कहता? नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तुम्हारी सुनना ही नहीं चाहता। तो जब एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप ही डेवलप नहीं हुआ, ये बच्चा कभी भी टीचर की नहीं सुन पाएगा। हम उन्हीं बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं जो हमारे रिलेशनशिप के बेसिस पर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बच्चे की सेल्फ इमेज पे प्रहार कर दिया, आप उसके टीचर कभी नहीं बन पाओगे। जब आप उसके क्लास में हो, उसके कान बंद है अंदर से। हाँ बोलो मैडम। वो कुछ नहीं सुन रहा है, क्योंकि उसका आपका कोई संबंध ही नहीं है। उसके हिसाब से आप उसके दुश्मन हो। सिखा लो आप। क्या सिखाओगे आप? वो सुनने ही वाला नहीं है। आप कितना भी उसको सिखाओ, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका आपका संबंध ही नहीं है। उसकी सेल्फ इमेज कहीं ना क्या हो गई है? ब्रेक। और घरों में भी ये होता है। हम बच्चों को दूसरों के सामने डांट देते हैं। बोले तो क्या करें? देयर कैन बी अ वे आउट। हमें भी पसंद नहीं है कि दूसरों के सामने हम डांटा जाए। दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हाँ, बट हो सकता है पॉकेट साइज ह्यूमन बीइंग है। अभी तक हमारी तरह एडल्ट नहीं हुए, बट दे हैव द सेम इमोशन। जैसे अभी कॉलेजेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो हम टीचर्स ट्रेनिंग में लेते हैं। मान लीजिए अभी 2 लोगों में लड़ाई हो गई, तो हम क्या कहते हैं? अच्छा, कौन लड़ा था? खड़े हो जाओ दोनों। हाँ, तुम बताओ। मैडम ये हुआ। तुम्हारा क्या है? मैडम ये हुआ। ओके, दोनों लोग हाथ मिलाओ, गले मिलाओ, बैठ जाओ। हमारा राइट? एंड दिस इज द मोस्ट रॉन्ग वे ऑफ काउंसलिंग। जब 2 लड़कों में, बच्चों में लड़ाई हो जाए, कभी भी वहां पे बात ही मत कीजिए। उनको अलग से बुला के बात कीजिए। एक एक करके बुलाइए और उसकी गलती मत दिखाइए। जब आप इससे बात करें तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझाइए, जब उससे बात करें तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझाइए। दोनों को साथ में हाथ तो कभी मत मिलवाइए, क्योंकि बाहर जाके मालूम है क्या सुनने वाले हैं? परमिट मी टू यूज दैट वर्ड, स्लैंग नहीं है, बट केवल पोर्ट्रे करने के लिए। बाहर फुद्दू, हाथ मिला लिया, फुद्दू है तू, फुद्दू, डरपोक, फुद्दू। बस मैडम ने बोला हाथ मिला लिया। अब आपने तो हाथ मिलवा दिया, पर उसकी सेल्फ इमेज दोस्तों में शटर हो गई। वो फुद्दू देखा जा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से शेरदिल होता। तो सेल्फ इमेज जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सेल्फ इमेज, जिस पे डेली क्या हो रहा है, ये कॉर्पोरेट वाले ज्यादा प्रहार कर रहे हैं। मैं बात करता हूं स्टूडेंट से कि उन्होंने कहा कि डिओड्रेंट लगाया, लड़की पट गई। मैं कहता हूं वो आपसे जब कह रहे हैं हमारा डिओड्रेंट लगाओ, लड़की पट गई, पर उन्होंने हाइंडसाइट में क्या कहा है? हमारे डिओड्रेंट के बिना तुम बेकार हो। एक्चुअली दे आर हिटिंग देयर सेल्फ इमेज। They have hit their self image. You are good for nothing. So we have to be careful when we are dealing with students कि उनकी सेल्फ इमेज को हम प्रोटेक्ट कर पाए। उनकी सेल्फ इमेज अगर एक बार टूट गई फ्रेंड्स के बीच में, उनसे कनेक्शन बना पाना, उनको सेव कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। यही कारण है कि जब माँ बाप अपने बच्चों की बुराई मेरे सामने करते हैं, मैं उस टॉपिक को वहीं काट देता हूँ। अरे सर इसके लिए कुछ करो ना, सुनता नहीं। मैंने कहा अरे ये तो बहुत ही सुंदर बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। माँ बाप कहते हैं हम तो इसकी बुराई करने आए थे। मैंने कहा मैंने आपके सामने उसकी बुराई कर दी थी, मैं इसको जिंदगी भर काउंसिल नहीं कर पाता क्योंकि इसे दूसरी माँ दिख जाती, दूसरा बाप दिख जाता जो उसकी बुराई कर रहा है। तो जब मैं कोई भी आता है मुझसे बात करने में, कहता हूँ प्लीज अगर आप मेरे बच्चों को काउंसिल कराना चाहते हो, आप तो आना ही मत, बाहर बैठ जाना, मुझे अंदर भेजने लगा। आप साथ में मत आना अंदर, क्योंकि अब मुझे पता है आप शुरुआत कहाँ से करोगे। देखिए ना सर, सुनता ही नहीं है, दोस्तों के साथ खेलता रहता है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता है। जब उसको पता है कि उसकी इज्जत मेरे सामने डूब चुकी है, अब वो मेरी भी नहीं सुनेगा।
मेरा भी काउंसलिंग जीरो होगी क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज पहले ही शटर हो चुकी है। एक रिलेशनशिप एक बैंक अकाउंट की तरह है, अगर सही से समझा दूं मैं आपको। अगर बैंक अकाउंट से आपको डेबिट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? जस्ट आस्किंग, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। रिलेशनशिप भी वैसे ही है। अगर आपने अकाउंट में डेबिट नहीं किया है, सॉरी क्रेडिट नहीं किया, आप डेबिट नहीं कर सकते। कोई तरीका ही नहीं है रिलेशनशिप बिल्ड करने का। रिलेशनशिप एक अकाउंट है, इसमें पहले जमा करो, पहले जमा करो, पहले जमा। आप भी मेरी क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मैंने भी अपनी टेक्निक लगाई। मैंने पहले ही बता दिया टीचर कितने सम्माननीय होते हैं। अब ये नहीं कि मैंने टेक्निक लगाई थी, बट मुझे पता है। तो ऑलरेडी मैंने आपके और मेरे संबंध में क्या कर दिया? डिपॉजिट। तो आपने कहा एक आदमी सामने खड़ा है जो हमारी इज्जत करता है। सिंपल, इट्स अ टेक्निक। आई कांट बिल्ड रिलेशनशिप विद यू। मैं आपकी बुराई करके कभी आपसे रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर सकता। तो मुझे वो टेक्निक, मुझे पता है कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना। इट्स अ स्किल, इट्स अ स्किल। रिलेशनशिप डेवलपमेंट इज अ स्किल, बट इट हैज नॉट बीन प्रमोटेड। सो रिलेशनशिप जो टीचर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुने, हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए। तो पर वो तब तक पॉसिबल नहीं जब तक रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ। और रिलेशनशिप क्यों ब्रेक होता है? सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज, जब हमने उनकी सेल्फ इमेज को क्या कर दिया है? हिट कर दिया है। वी कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद देम। सो वी कैन बी केयरफुल। बहुत सी बार लेडीज आती हैं, कहती हैं अरे मेरे पति के लिए कुछ करो ना। मैंने कहा अच्छा, पति के साथ मत आना बस। पति के साथ आके मेरे सामने खड़े होके बोलोगे मेरा पति बेकार है, अब इसको मैं काउंसिल ही नहीं कर सकता। ये कभी नहीं सुनेगा मेरी लाइफ टाइम। तो बहुत सी बार औरतों को नहीं पता होता कि क्या कर देते हैं पति के साथ। अरे मम्मी जी इनसे बात कीजिए ना, मम्मी जी सुनते ही नहीं है। अब ये आपसे ज्यादा गुस्सा है क्योंकि आपने इसकी सेल्फ इमेज शटर कर दी है। वैसे पुरुष भी ऐसा कर देते हैं, औरतों की बुराई दूसरों के सामने। हमें नहीं पसंद है हमारी बुराई, किसी के सामने पसंद नहीं है। तो वैसे ही स्टूडेंट और बच्चे तो और सेंसिटिव हैं, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सेल्फ इमेज, आप, मुझे पता है कि गलती हो सकती है, मुझे पता है कि आउट ऑफ द वे जा सकते हैं, हम चिल्ला देते हैं उन पे, इट्स ऑल राइट, होता है प्रेशर में, बट यू कैन हैव अमेंडमेंट्स। अरे कोई बात नहीं। अभी मुझे याद है हम लोग एक स्कूल में गए थे, वहाँ पे करीब 2-2,500 बच्चों को हमने एक साथ लिया था लेक्चर। वाडा का स्कूल था। तो वहाँ पर हमारी वॉलंटियर है, उसी स्कूल में पढ़ती 8वीं क्लास की लड़की। वो प्रिंसिपल से रोज रोज बात करने जाती थी कि सर हमारा लेक्चर अपने यहाँ कर लो। ये कहते थे 8 साल की 8वीं क्लास की बच्ची प्रिंसिपल से कैसे बात करेगी? पर ट्रेनिंग थी उसकी कि नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं। तो फाइनली प्रिंसिपल एग्री हो गए कि बुलाओ अपने सर को, चलो हम लेक्चर करते हैं। तो जब हमने लेक्चर कर लिया, आई लव दैट, प्रिंसिपल ने आके कहा पहले, सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उस बच्ची को जिसको मैंने 50 बार भगाया। मुझे नहीं पता था ये होने वाला है हमारे स्कूल में। उन्होंने उस लड़की को 8 साल की बुलाया, उसको फेलिसिटेट किया। 8 साल की लड़की को अपने ही स्कूल में उसके प्रिंसिपल ने, क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई होगी पहले, बार बार उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ा रहे होंगे कि तू जा रही है, प्रिंसिपल तुझे भगा रहा है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उसकी सेल्फ इमेज को रेस्टोर किया। पब्लिकली प्रिंसिपल ने अपने ही स्कूल की लड़की को क्या बोला? सॉरी। आई सेड दैट्स ब्यूटीफुल। अगर आपने पब्लिकली किसी की इमेज उड़ाई है तो रेस्टोरेशन भी कहां करना पड़ेगा? पब्लिकली। इट कैन नॉट बी इन प्राइवेट। So you have to understand कि what happens with the mentality of a child. They are suffering from self-image crisis, identity crisis, which has been shattered. बचपन से शटर की गई है। दोस्त उनको बुरा कर रहे हैं, अरे तू पागल है, बेवकूफ है, गधा है। आपको पता है कौन से शब्द यूज किए जाते हैं? हम सबको पता है। और वो अलाउड कर दिए हमें कि नहीं अलाउड है। मैं कहता हूं नहीं। कैसे आप किसी को गधा बोलते हो? वो आपका दोस्त है तो आप भी गधे हो गए। तो उनको समझ में आती है, वो दोस्तों को गधा कहना बंद कर देते हैं। मतलब जो आपका दोस्त है वैसे आप भी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो सेल्फ इमेज है उसको हम प्रोटेक्ट करना सीख पाए और उनकी छोटी छोटी कंसर्न्स पे सुन पाए। उनकी परेशानियां छोटी होंगी, उनकी परेशानियां बड़ी नहीं होंगी। वो अरुण जेटली नहीं है कि उनकी परेशानी है देश की इकोनॉमी का जीडीपी कैसे बढ़ाना है। उनकी परेशानी छोटी सी ही है, उनकी परेशानी छोटी सी है, बट इट मैटर्स टू देम। सो वी कैन गिव अ लिसनिंग एयर। 10th है जो सिम्टम है वो है सुसाइड की धमकी। कभी भी किसी भी सुसाइड की धमकी को हल्के में मत लीजिए। अगर किसी ने सुसाइड की धमकी दी है, इंटरवेंशन शुरू कर दीजिए। यह कहा जाता है जो लोग सुसाइड की धमकी देते हैं 70% टाइम उनमें से लोग सुसाइड करते ही करते हैं। किसी भी सुसाइड की धमकी को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। सुसाइड की धमकी के बाद इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक इसका।
जब आप उससे बातचीत कर रहे हैं अपने पास टाइम रखिए, क्योंकि जब इस तरह की बातचीत शुरू होगी तो आधा घंटा लगेगा। जब आप उसको काउंसलिंग करना शुरू करेंगे या उससे बातचीत करना शुरू करेंगे, ये बात 5 मिनट में खत्म होने वाली नहीं है। सो यू हैव टू हैव टाइम, टाइम होना पड़ेगा। आप उससे यूं ही बात नहीं कर सकते हो। वंस यू स्टार्ट यू हैव टू फिनिश। आप आधा इंजेक्शन देके नहीं जा सकते। वंस यू स्टार्ट यू हैव टू नो, यू हैव टू फिनिश इट देयर ओनली, एंड देन यू हैव टू टेक केयर कि यू हैव 30 मिनट्स you have with you. Then the location, where are you talking with him or her? आप कहां पर उससे बातचीत कर रहे हो? कॉरिडोर में खड़े होकर ये बात नहीं हो सकती। It has to be an appropriate place where both of them can sit and talk about this sensitive matter. अगला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। थैंक गॉड आपने पहचान लिया। अगर आपने नहीं पहचाना होता तो भी इस इंसान ने कुछ गलत कर लिया होता। तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि आप केस को बिगाड़ने वाले नहीं हो। एट वर्स्ट आपसे बात नहीं हो रही है, आप हमारी सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन से, जिसको हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, आप उस पर बता सकते हो कि मुझे एक केस मिला है, मुझसे बातचीत नहीं होने वाली है, आप आके कुछ कर लो, हम कर लेंगे। हमें पता है क्या करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है। पर मुझे पता है जब मैं आपको सिखा दूंगा काउंसलिंग बचाने का, आप कर पाओ, क्योंकि बहुत ही सरल है। बट यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू डोंट हैव टू पैनिक। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं, अगर मैंने बातचीत करी तो क्या हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। अगला है, आपको उससे बातचीत करनी है। अगला जो पॉइंट है उसमें उससे बातचीत करनी है। आप हो गए, अब यही परेशानी है कि कैसे बातचीत करें। सिंपल, एक ही लाइन बोलनी है। सुसाइड काउंसलिंग इज द इजीएस्ट काउंसलिंग। आप कहोगे क्यों? क्योंकि सुसाइड काउंसलिंग में केवल एक ही लाइन बोलनी होती है, बाकी पूरे टाइम सुनना होता है। That's why we are so confident to train people, because we know they don't have to do anything. आप कहोगे कैसे, क्यों आप लोगों की हिम्मत हो गई, आप कैसे विश्वास करते हो हम बचा लेंगे। मुझे कुछ आपसे करवाना ही नहीं, एक ही लाइन सिखानी है, बाकी आपसे कहना चुपचाप सुनते रहो। अगले आधे घंटे आपका काम क्या है? सुनने का, बाकी कुछ करना ही नहीं। इतना सरल है ये काउंसलिंग। इसलिए हम उनको जीवन रक्षक ट्रेन कर पा रहे, क्योंकि हमें समझ में आ गया सुसाइड काउंसलिंग में बोलना ही नहीं, केवल सुनना है। और एक ही लाइन बोलनी है, और वो लाइन क्या है? मुझे दिखाई दे रहा है तुम दुखी हो। लाइन का पहला पार्ट, मुझे दिखाई दे रहा है तुम दुखी हो। दूसरा पार्ट है, मुझे समझ में आ गया है तुमने कुछ गलत करने का मन बना लिया। तीसरा है, क्या मैं और आप बैठ के बातचीत कर सकते हैं, इस परेशानी का समाधान निकाल सकते हैं। चिंता मत करो, चीजें बदल जाएंगी, जीवन में आशा है। इस इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि हमें पता है परेशानी क्या थी, उसके जीवन से क्या चली गई थी? आशा। अगर किसी के शरीर से खून चला गया तो हम क्या डालेंगे? खून। तो अगर किसी के जीवन से आशा चली गई है तो हमें क्या डालनी पड़ेगी? आशा। बस इस लाइन में आपको कोई भी वर्ड चेंज नहीं करना है। आप ये नहीं कह सकते हैं मुझे लग रहा है तुम दुखी हो, नहीं। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, मुझे दिखाई दे रहा है, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। आप यूं ही हवा में तीर नहीं चला रहे हो, आपको पता है उसकी मेंटल स्टेट क्या है इस समय। फिर दूसरे लाइन में जो हमने कहा मुझे समझ में आ गया, वहां पे भी आप ये नहीं कहोगे मुझे लग रहा है। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा कि वो आपसे बच के निकल नहीं सकता है। आपने एक्चुअली में उसकी प्रॉब्लम लोकेट कर ली, इंपॉर्टेंट। तो वो तभी, और ये मत कहिएगा मरने जा रहा है, मुझे लगता है तुम मरने जा रहे हो। नहीं, इंडिया में ये वर्ड काम नहीं करता है, बहुत सी फॉरेन कंट्रीज में काम कर सकता है, क्योंकि सबकी अपनी सोसाइटी अलग है। तो हमारे देश में मत बोलिएगा लगता है तूने मरने का मन, वो आपसे बातचीत नहीं करेगा। पर अगर आपने ये लाइन, दो लाइनें जो पार्ट मैंने बताया, और तीसरी लाइन अगर आपने बोल दी है, 90% चांसेस है वो आदमी आपसे बातचीत करेगा। 90%। बीच में आपको अगर कुछ बोलना भी है तो क्या बोलने का है? कोई बात नहीं, चीजें बदल जाएंगी। उसको जज मत कीजिए, उसका न्याय मत कीजिए, उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए। मत कहिए तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू कमजोर है। कुछ नहीं है, बस वो थोड़े टाइम के लिए अंधा हो गया। पहले उसको सही तरीके से देखना जरूरी है। हमें लगता है जो सुसाइड करते हैं वो पागल होते हैं, जो सुसाइड करते हैं वो कमजोर होते हैं। नहीं, जो सुसाइड करते हैं वो थोड़े समय के लिए अंधे हो जाते हैं। उन्हें लगता है जिंदगी में कुछ करने को बचा नहीं है। और हम और आप क्या कर सकते हैं? वहां पर आकर उसको काउंसिल कर सकते हैं कि चिंता मत करो, जीवन में आशा है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगर वो आपके घर में कोई है, मैं नहीं चाहता हूं कभी हो, उनको अकेला छोड़ना बंद कर दीजिए। जितना आप उनको अकेला छोड़ेंगे फिर वो कुछ गलत करने की सोचेंगे। अगला पॉइंट है, उनके पास से खतरनाक वस्तुएं हटा दीजिए। खतरनाक वस्तुएं क्या होती है मैं बोलने वाला नहीं हूं, मैं किसी को कोई आइडिया देने वाला नहीं हूं। मुझे नहीं पता यहां पे कौन क्या सोच रहा है, तो मैंने आपको बता दिया खतरनाक तरीके क्या होते हैं, खतरनाक बातें क्या होती हैं। कोई कहेगा अच्छा थैंक यू बताने के लिए। तो जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कोई भी सुसाइड की कहानी मत सुनाइए,
कोई भी कारण मत बताइए और तरीका मत बताइए। इतनी देर से हम बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपको कोई भी ऐसी कहानी नहीं सुनाई जिसमें मैंने आपको कारण बताया कि किस आदमी ने क्यों किया और कैसे किया। ये दो चीजें जिसकी हम प्रिकॉशन लेते हैं। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको कोई तरीका नहीं बताया लोग सुसाइड कैसे करते हैं, कोई तरीका नहीं बताया। मैंने आपको कोई एक्शन करके नहीं दिखाया। इतनी देर में मैंने कोई भी तरीका आपसे डिस्कस नहीं किया। तो जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो तो कोई भी तरीका डिस्कस मत कीजिए। सुसाइड का अगर वीडियो आपके पास आ जाए उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। ये हमारे देश की कमी है, सुसाइड के बारे में कोई जानता ही नहीं। मीडिया भी सुसाइड की रिपोर्ट कर देती है बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल तरीके से। सुसाइड की रिपोर्टिंग के गाइडलाइंस है। सबसे पहली गाइडलाइन, आप कारण नहीं बताते हो। दूसरा, आप तरीका नहीं बताते हो। तीसरा, आप कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाते, कभी भी नहीं दिखाते हो। ना ही उस जगह का नाम बताते हो, ना ही उस विक्टिम का नाम बताते हो जिसने क्या किया है, सुसाइड। पर हमारे देश में पता ही नहीं है। तो हमारे देश में तो अगर कोई सुसाइड करता है तो लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने नहीं पता कितनों को उन्होंने इंस्पायर कर दिया। और यही कारण है कि हम गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं कि हमको मीडिया को ट्रेन कर दे। तो मीडिया की गाइडलाइन सुसाइड के टाइम पे सेट होनी चाहिए। अगर सुसाइड को रोकना है तो मीडिया को रिस्पॉन्सिबल। हमारी मीडिया आपको पता ना कैसी है। वो पाकिस्तान ने हमला किया था किस पे, ताज होटल पे, तो सब कैमरा लेके बता रहे थे हमारे जवान अभी छत पे उतर रहे हैं। मैंने कि तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं। यानी अंदर वालों को पता है कौन कहां से घुस रहा है। हमारी मीडिया ऐसी है। हमारी मीडिया से ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल मीडिया बनी ही नहीं। बाहर अंदर कुछ चल रहा होगा, इन्होंने बाहर उसका कुछ तिया पांचा कर दिया। तो सुसाइड के केस में भी हमारी मीडिया बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। तो हम एक प्रिकॉशन ले सकते हैं कि सुसाइड के किसी भी वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। और जब हम बच्चों से बात भी कर रहे हैं तो कभी भी किसी को कहानी मत सुनाइए कि इस आदमी ने इस वजह से किया। क्योंकि जब आप उसको कारण बता दे तो दूसरे को बल मिलता है, अच्छा इसने इस वजह से किया, मेरे पास भी ये वजह है, एक से भले दो, मैं भी चला। तो उसको बल मिल गया है। क्योंकि उसे क्या मिल गया है, एक अपने जैसा इंसान मिल गया है कि हाँ इसने इसलिए किया था, मैं भी इसलिए कर लेता हूं। सो बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आखिरी है, सबसे आखिरी, आप उसको एक डॉक्टर के पास ले जाएं। अब परेशानी है कि आपको डॉक्टर आसानी से मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पूरे देश में सोच के देखिए कितने डॉक्टर होंगे, कितने साइकोलॉजिस्ट होंगे, कितने साइकेट्रिस्ट होंगे। एक फिगर दे दीजिए प्लीज। 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। अगर आप दांत का डॉक्टर देखने जाएंगे तो यहां से लेके स्टेशन तक 6 मील जाएंगे। तो सोचिए कितने साइकेट्रिस्ट होंगे हमारे देश में। कोई एक छोटी सी फिगर, थोड़ा सा तो ट्राई कीजिए। हाँ ओके, थैंक यू। और कोई कितने, कोई एक और फिगर, थैंक यू, 50 था। तो और कोई, शॉक कर देता हूं आपको, हमारे पूरे देश में 3500 साइकेट्रिस्ट हैं। पूरे देश में 3500 साइकेट्रिस्ट, पूरे देश में साइकोलॉजिस्ट। और मुझे पता है आपके पास सवाल आएगा, आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब मैं आता हूं अगला फिगर, मेंटल हेल्थ वर्कर, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और हम जैसे लोग, वो मिला के हैं 6700। पूरे देश की फिगर, पूरे देश की फिगर कितनी है, 6000। और ये मेरे डेटा नहीं है, आप किसी के पास इंटरनेट हो ऐसे टाइप कर लीजिए मेंटल हेल्थ फोर्स इन इंडिया, आपको अभी डेटा मिल जाएगा। ये हमारे देश की हालत है। पूरे देश में मेंटल हेल्थ फोर्स कितनी है, 6700। और ये मेरे डेटा नहीं है, गवर्नमेंट के डेटा है। तो आप सोच सकते हैं ये सिचुएशन कितनी बड़ी है, उसका सोल्यूशन नहीं है। यही कारण है कि हमने प्रिंसिपल से भी बात की, क्या हम आपके स्टूडेंट्स को तैयार कर सकते हैं जो हमारे साथ वॉलेंटरी काम कर पाएं। अगर वो 2 घंटे भी दे सकते हैं अपने सैटरडे को, तो भी हम मेंटल हेल्थ वर्कर्स की फोर्स को रेज कर सकते हैं। इसलिए हमने उसमें अपने कोर्सेज बनाए, करियर अपॉर्चुनिटीज दी कि बच्चे अगर चाहें तो इसमें अपना करियर बना सकते हैं, मेरी एनजीओ में काम कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 120 घंटे का करियर का मतलब मेंटल हेल्थ वर्कर का कोर्स है, सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप कहीं पर भी पूरे इंडिया में एक मेंटल हेल्थ वर्कर की तरह काम कर सकते हो। आप साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, बट एक काउंसलर की तरह ऑपरेट कर सकते हो स्कूल्स में, कॉलेज में। क्योंकि हमें पता है कि हमें मेंटल हेल्थ फोर्स को भी बढ़ाना है, मेंटल हेल्थ फोर्स को भी एलिवेट करने की ज़रूरत है। नहीं तो काउंसलर ही नहीं होंगे तो भी हम इस परेशानी को नहीं कर पाएंगे। तो हमारे वो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें हम कर रहे हैं। तो आपको डॉक्टर भी आसानी से नहीं मिलेंगे, और डॉक्टर आपको मिलेंगे भी तो वो आपको फ्री में काउंसिल करके नहीं देगा। हम ही हैं जो फ्री में फ़ोन उठा लेंगे। केवल आपको बता दूं कि ये कितना खर्चे का काम होता है।
हमारी जो हम लोग ले रहे हैं, अगला हमारा स्टेप है टोल फ्री लाइन। टाटा से हमने बातचीत की, हमारा 1 महीने का टोल फ्री लाइन का खर्चा है 1.5 लाख रुपए। यानी जिंदगी बचाने जाओ, जेब से पैसे लगाने पड़ रहे हैं, और कोई करना नहीं चाहता। हमारे पूरे देश का जो मेंटल हेल्थ बजट है वो है 0.0036। बांग्लादेश का बजट है 0.44। हम तो अभी डबल जीरो में आ गए, 0.0036। अभी एक यूरोपियन कंट्री है शायद ऑस्ट्रिया, बहुत कम कंट्रीज है जिसमें जीरो सुसाइड कैंपेन चलाया जा रहा है। एक ऑस्ट्रिया है और दूसरी शायद हम हैं जिसने ये शुरू किया है कि हम इंडिया को जीरो सुसाइड कंट्री बनाना चाहते हैं। जब हमने कैंपेन शुरू किया तो लोगों ने कहा तुझसे बड़ा पागल कोई नहीं। मैंने कहा चल यार, मुझे ही करने दे पागलपंती काम, तो अपनी बुद्धि में बैठ जा। तो ऑस्ट्रिया कंट्री है जिसमें उन्होंने वाकई में उस एनजीओ के एफर्ट्स को सराहा और उनसे कहा चलो हम तुम्हारे साथ है। सरकार आई, सरकार ने, मैंने कहा वाह, काश इंडिया की सरकार भी ऐसा मेरे साथ कर दे। $2 बिलियन का बजट दिया उस एनजीओ को, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया इस मेंटल हेल्थ के केस में कितना पैसा लगेगा। एक डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास काउंसिल करने जाओ, वो 5 मिनट का 500 रुपए लेता है, पर एक साइकेट्रिस्ट के पास वो 30 मिनट से कम में काम ही नहीं होने वाला है। और ये 500 मांग ले तो बच्चा लेके आदमी वैसे ही घर से बाहर भाग जानी। हम अपने बच्चे से घर में ही बात कर लेंगे, 500 रुपए साइकेट्रिस्ट से कौन देगा? ये साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा चार्ज भी नहीं कर सकते, लोग भाग जाते हैं। और वो चाहते हैं 30 मिनट की जगह डॉक्टर उनसे 45 मिनट बात करे, 15 मिनट फ्री में दे। पर उन्हें नहीं पता इसी 1 घंटे में दूसरा डॉक्टर कितने कमा रहा है। ये भी MBBS करके आया है, उतनी ही फीस दे के आया है, बट अभी कमा क्या रहा है उनके कंपैरिजन में? जीरो। मैंने अगर किसी की डिलीवरी करा दी तो मुझे 10,000 मिले, एक आदमी को 1 घंटे काउंसिल किया 500 रुपए मिले। तो डॉक्टर भी इसमें बनना नहीं चाहते। स्कूल्स इसके ऊपर क्लासेस, जो आप कहोगे ना कि मेडिकल स्कूल्स में इसके ऊपर कोर्स क्यों नहीं डेवलप हो रहे? क्योंकि कोर्स कोई लेने नहीं आ रहा है, फीस उतनी ही है, स्टूडेंट्स है नहीं। तो मेंटल हेल्थ फोर्स हमारी कंट्री में डेवलप ही नहीं हो रही है ही नहीं, कोर्सेज ही नहीं है साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट के ऊपर MBBS की तरह। मैडम मुझे बता पाएंगे डिपार्टमेंट साइकोलॉजी के हिसाब से गलत नहीं, कितने कम होंगे जो आएंगे? So it's a big problem and we all have to come together and solve it. So that's where I finish my lecture. Thank you very much. Thank you very much for your time. So if anybody has any question, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज डू आस्क। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है, विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। खुशी होगी आपसे सुन के। आपको लगता है किसी चीज़ को मैं एड्रेस करूं और जिस टॉपिक को हमने टच किया, सेल्फ इमेज को, आपको लगता है कुछ और बोलना है, तो प्लीज बता सकते हैं। यस मैम, प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू, दैट्स वंडरफुल, ब्यूटीफुल। I'm full support. That's what we are pushing the policy कि मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग पे ये रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि सुसाइड के केसेस को जिस तरीके से वो मतलब सेंसेशनल बना के प्रोजेक्ट करते हैं वो होना ही नहीं चाहिए। I'm in full support and we are pushing the policy and we believe कि हम सब अगर उस पर काम करेंगे, एक दिन मेरा एम है कि अगले साल, अब हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा एम है कि अगले साल हम 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन रैली निकाल पाए मुंबई में। तो हम आप सबसे सहयोग चाहते हैं, हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ो। क्यों हम चाहते हैं? ये एक रैली है जो हमारी कंट्री को जरूरत है। हम मैराथन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं कहता हूं इस रैली की भी बात करें। तो 10 सितंबर को हमारा जो टारगेट है अगले साल का, कि हम क्या निकाल पाए, सुसाइड प्रिवेंशन रैली, ताकि वो मीडिया में आए और हमसे वो बात करें, भाई तुम कैसे चाहते हो। आखिर सरकार का ध्यान हम पर जाए, सरकार हमसे बातचीत करने आए कि तुम क्या चाहते हो, भाई बोलो क्या चाहते हो। क्योंकि जब तक पब्लिक नहीं होती कोई सुनना नहीं चाहता है। आपको पता है देश, सारे देश कैसे चलते हैं, कैसे पॉलिसीज पास होती हैं। तो हमारा अगले साल का एम है, तो हमें आपसे पार्टिसिपेशन चाहिए। हम नहीं चाहते कि आप इस चीज़ को सुन के छोड़ दो। यही कारण है कि हम शायद आपसे रेस्पॉन्स मांगेंगे, हमारे वॉलंटियर्स आपको देंगे कि अपनी स्लिप भर के दें, ताकि अगले साल हम आपको बता पाएँ कि एक दिन छुट्टी करते हैं और क्या करते हैं, रैली करते हैं, साइलेंट मार्च, और कि ताकि हम मीडिया का ध्यान उसकी ओर खींच पाए, हम मीडिया को बता पाएं कैसे करना है। तो ये हमारे अगले साल का एम है। यस मैम। हाँ, तो उन्होंने ब्लू वेल की बात की। तो क्या सवाल क्या है मैम? हाँ, क्योंकि घर वाले पहचान नहीं पाए ना, वही था। घर वालों को कभी पता ही नहीं लगा उनका बच्चा कर क्या रहा है।
उनको सिम्टम्स नहीं पता थे, तो बच्चे उसमें फंसते चले गए, तो ये हुआ है। यही तो मैंने पहले ही कहा सर, आईआईटी, ये सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि इसके स्टैटिस्टिक्स ही उल्टे। मैंने शुरू में ही कहा पढ़े लिखे और ब्रेन ने, तभी तो मैंने जो आपको फिगर दी $1.03 ट्रिलियन। मेरा एक दोस्त है, सीईओ है एक बहुत बड़ी कंपनी का, तो मैं उसके साथ जब पिछले साल मैंने शुरू किया, मैंने कहा अपना सीएसआर दे दे। कहता छोड़ यार, अपना सीएसआर कौन देगा तेरे को, तू दोस्त है, साथ में पढ़े लिखे हैं। मैंने क्यों नहीं देगा तुझे, नहीं दूंगा। तो पिछले हफ्ते मैं उससे बातचीत कर रहा था, वो भूल गया। मैंने कि कुछ कर, कहता सॉरी यार, अब मुझे याद आया कि तेरी सुन ली होती तो मेरे साथ अच्छा। मैंने क्या हुआ तेरे साथ, कहता मेरे जीजा जी के भांजे ने सुसाइड कर लिया। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, पूरा इंडिया उसको जानती है उस लड़के को। 14 साल का लड़का था, यूएस ने उसको पिक किया था नासा में ट्रेन करने के लिए। 14 साल की उम्र में उस लड़के ने बुक लिख दी थी। अब वो मेरे साथ जुड़ रहा है, कहता तू बता यार मैं तेरे को कितना पैसा चाहिए। तो अभी मेरी मीटिंग है, परसों जा रहा हूँ, सॉरी कल जा रहा हूँ, मैं कर ही कर रहा हूँ। तो सैटरडे को मेरी वर्ल्ड वाइड रोटरी इंटरनेशनल के साथ मेरी मीटिंग है, उनके सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, और वहाँ पे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कहते चिंता मत कर, वो भी एक स्टेक होल्डर है वर्ल्ड वाइड रोटरी उसका। तो उसने कहा मैं तुझे कराता हूँ यार, मैंने गलती कर दी, तेरी सुन ली होती तो मेरे घर में ही कोई जिंदा होता। तो ये जो आपने पॉइंट कहा है, मुझे पता है हिमांशु रॉय उन्होंने किया, आईएएस आईपीएस आईआईटी, और परेशानी ये है कि इस पर कोई सुनना नहीं चाहता। हमने आईआईटी से बात करी, वो कहते आप क्या सिखाओगे, मैंने कि सर मैं बच्चों की चीज़ें सिखाऊंगा पर बच्चे बचा लूँगा। मेरी बातें बच्चों जैसी लग सकती हैं पर सर इंपॉर्टेंट हैं। हमारी सोसाइटी की परेशानी ये है कि हम सिंपल सॉल्यूशन सुनना ही नहीं चाहते। डिग्री आ गई पर कॉमन सेंस जीरो हो गया। गलत तो नहीं कर, मैंने कहा मैं कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं, जो शायद आपको लगता हो। इसलिए मुझे कभी कभी अपना बायोडाटा पढ़ना पड़ता है कि लोगों को पता हो कि मैं कॉमन सेंस कर रहा हूं, वो पागल नहीं। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मुझे भी पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैं खुद पावर ऑफ योर माइंड का इंटरनेशनल लेक्चरर हूं, और मुंबई पुलिस को मैंने ट्रेन किया, तो मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं यूं ही खड़ा हुआ नहीं हूं। मेरा खुद का टीवी स्टेशन, मेरी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है, मेरी खुद की 17 यूनिट चलती हैं सैनिटरी नैपकिन मेकिंग की। तो मैं यूं ही नहीं खड़ा हूं कि मुझे नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूं। मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि वो कौन कौन से प्रेशर हैं। और टू शॉक यू, मैं जब खुद 8th स्टैंडर्ड में था, मैंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो ये सुसाइड मेरे लिए कोई दूर की चीज नहीं है, मैं खुद सुसाइड अटेम्प्ट करके आ चुका हूं। तो मुझे पता है ये क्या है, रियल में मुझे पता है क्या है। क्योंकि कोई कह सकता है आपको क्या पता है, मुझे ये पता है, ये वाली चीज मुझे पता है, मैंने खुद अटेम्प्ट किया है। तो मुझे समझ में आती है वो साइकोलॉजी, और थैंक गॉड हमने पढ़ लिया, उसके बारे में ट्रेन कर लिया, और हम उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 5 सिम्टम्स, 5, वो निराशा की बातें नहीं करेगा फिर स्पिरिचुअलिटी वाला। इसीलिए मैंने कहा एक पे ध्यान नहीं देना, कम से कम 5। इसीलिए मैंने प्रिकॉशन शुरू में बोल दिया था। वो सारी चीजें आती हैं, पर इसीलिए हमने उसको 5 का फिगर दे दिया। 5 है, फिर मैं सोची नॉर्मल है, पहले पे नहीं जाना, इसलिए मैंने प्रिकॉशन पहले ही दे दिया कि 1-2 पे नहीं होना, पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। सही है ना, चल रहे हैं, यू नो। आपका अगर मच्छर बैठ जाता है, 2 बार बैठता है, फिर आप करते हो अच्छा यार ये 2 बार बैठ गया है ना। तो उस तरह से ये सिम्टम्स हैं, 1-2 हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या पता इसमें बाकी भी ना हो, और अगर बाकी मिल गए तो आपको फिर इंटरवेंशन करना है। और कुछ तो हम उनसे जब बातचीत करते हैं, उन्हें बताते हैं उन्हें मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल, कैन आई आंसर दैट? जो मेरे हिसाब से एजुकेशन में 2 चीजें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, वो है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स ड्रिवन है, बट एक चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है वो है मेमोरी टेक्निक क्लासेस। मैं फिर से बोल देता हूं, मेमोरी टेक्निक क्लासेस जो हर स्कूल को इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। हम उस पर भी लेक्चर्स देते हैं कि हाउ टू मेक योर मेमोरी शार्प। ये हमारे देश की बहुत बड़ी जरूरत है, पर हमारे देश में कोई बातचीत करना नहीं चाहता है। मेमोरी ओलंपियाड्स हैं,
मेमोरी कंपटीशन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में तो उनको मेमोरी से ही काम करना है। और मेमोरी इन्हांस करने के लिए हम उन्हें कुछ नहीं बता रहे। मम्मी पापा कहते हैं 90% मार्क लाओ, पर 90% मार्क लाने के लिए उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो देयर इज ए बिग गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड द क्वालिटी। समझा पाए ना मैंने? क्वालिटी यहां पर है और एक्सपेक्टेशन यहां पर है, और इस ब्रिज को फिल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो हम उसके पीछे भी एजुकेशन मिनिस्टर से भी हम बात कर रहे हैं कि कॉलेज में जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो, एक क्लास होना चाहिए मेमोरी टेक्निक्स। अब जहां पर भी हमने मेमोरी टेक्निक्स की बात की है, वहां पे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं और बच्चों पे प्रेशर कम हो गया, क्योंकि उन्हें पता है वो ये काम कर सकते हैं। अगर 90% भी लाना है तो वो ला सकते हैं। दे हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स। उन्हें पता है यार मैं अब तेज दिमाग का हूं, दे हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट। जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो गया है, क्योंकि मार्क को तो चेंज करना बहुत मुश्किल है इस समय, जिसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, बट उसके लिए हमने उसको सोल्यूशन देते हैं कि मेमोरी टेक्निक क्लासेस होनी चाहिए। तो आप चाहते हैं तो हम आपके कॉलेज में कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं हाउ टू इनहांस देयर मेमोरी, व्हाट आर द टेक्निक्स टू इनहांस देयर मेमोरी। और कुछ? So, thank you very much. Thank you for being such a wonderful audience. It's a pleasure and honor to talk to you. Thank you very much. Sir, it was a great knowledge sharing session and very useful, and I'm sure that everyone present here benefited from your talk. And with the loud applaud, I request everyone to give a vote of thanks and appreciation to sir. Thank you.